दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों 4 तारीख को 5 प्रदेशों में हुए चुनावों को लेकर जो परिणाम सामने आए हैं उसमें ये देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को 2 प्रदेशों में अपनी सरकार बनाने का जो मौका मिला वो उनसे काफ़ी संतुष्ट दिख रहे हैं। ये तो सभी जानते हैं कि साउथ की पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी की दाल गलती नहीं है। कारण ये है कि वहाँ पर जय श्री राम के नारे को लेकर वहाँ पर कोई इसका प्रभाव नज़र आता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जिन 2 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी साख बनाई या साख बचाई वो है असम और पश्चिम बंगाल। असम में तो ऑलरेडी उनकी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और दूसरी बार मुख्यमंत्री सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार अपनी सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की। ये बात अलग है कि विपक्ष इस बात को लेकर ये चिंता व्यक्त कर रहा है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए सभी हथकंडों को अपनाया और ख़ास तौर से चुनाव आयोग की भूमिका पर भी अपनी जो संदिग्धता जताई है। ख़ास तौर से वहाँ पर मुख्य पार्टी के रूप में कांग्रेस सामने नज़र आई है और कांग्रेस का ये दावा है कि वहाँ पर बड़ी धांधलियाँ करके चुनाव आयोग की शय पर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की है। वहीं आप पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जय श्री राम और हिंदुत्व के मुद्दे को उठाकर प्रदेश में अपनी साख बनाने का प्रयास किया या यूँ कहा जाए वो साख बनाने में पूरी तरीके से सफल रहे। ये बात दूसरी है कि टीएमसी की सरकार पर बहुत सारे जो आरोप भारतीय जनता पार्टी की नेता लगाते रहे कि वहाँ पर वो ममता बनर्जी की जो सरकार है वो संप्रदाय विशेष के लोगों को पनाह देती है और ख़ास तौर से हिंदू संस्कृति के लोगों को दबाने का प्रयास करती है। ये आरोप पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी लगातार उठाती जा रही है। कारण ये है कि केंद्र में उनकी सरकार है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे पूरे साल 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत समझ सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आयोग ने जिस तरीके से एसआईआर के जरिए 90 लाख लोगों को संदिग्ध और उनके वोट काटने का काम किया, इस बात को लेकर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में इस बात की सुनवाई चल रही है। ऐसा चुनाव आयोग के वकील इस बात को सिद्ध करने में लगे हैं कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट या अदालत के कटघरे में खड़ा हो। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग अभी भी सुनवाई के दौरान अपनी बात को मजबूत। ममता बनर्जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एसआईआर हुआ, समझे। स्टालिन के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एसआईआर हुआ और क्या हुआ, दोनों हार गए। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट को अब यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी देख ले उस चीजों को। एसआईआर के बारे में भी लोग ये बोल रहे हैं कि एसआईआर होने के बाद एसआईआर को फिर सीएए एनआरसी से जोड़ा जाएगा नेशनलिटी के लिए। अभी तो ये सिटीजनशिप का टेस्ट हो गया जो नहीं है। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि एसआईआर को अब सिटीजनशिप से जोड़कर ये गलत कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तय करती सिटीजनशिप को, उसके एनपीआर एनआरसी के रूल्स भी हैं, मगर इसको आप जोड़ रहे। तो इसीलिए इस एसआईआर में सबकी तवज्जो बहुत जरूरी है। ये सिर्फ वोट डालने का मसला नहीं है, ये आपकी सिटीजनशिप को बरकरार रखने का मसला है। और हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट भी इसको सीरियस लेंगी। ममता बनर्जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एसआईआर हुआ, समझे। स्टालिन के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एसआईआर हुआ
और क्या हुआ, दोनों हार गए। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट को, अब यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी देख ले उस चीजों को। देखिए, जब वो घटना घटी थी, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए जो जुडिशियल ऑफिसर थे, उन जुडिशियल अफसरों को इन लोगों ने रास्ते पे रोक के रखा और दोनों को, सबको बंधक बना लिया था। तो स्वाभाविक है इसमें अगर रोल रहेगा तो उसमें तो उन लोगों को एनआईए बुलाएगी, क्योंकि एनआईए इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कोर्ट का दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ है। तो स्वाभाविक है कि एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगा, जो दोषी है उसको सजा मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के अगर उपलब्धियों के बारे में देखा जाए, पिछले 12 साल में भारतीय जनता पार्टी की कुछ मंशाएं बहुत हद तक पूरी हुई हैं, या यूँ कहा जाए कि मोदी शाह की जोड़ी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श में पहुंचाया है, उसमें मोदी शाह की जो योगदान है वो अतुलनीय है, इसमें कोई शक नहीं है। जो पिछले 5 प्रदेशों में चुनाव हुए, उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की मानी जाए तो पश्चिम बंगाल में मिली जीत का, तो उनकी खुशियों को और उनकी जो विस्तारवादी विचारधारा को साफ दिखाता है। पश्चिम बंगाल जीतने के लिए ये बात उतनी ही सही है कि उन्होंने इसको जीतने के लिए पूरे संसाधनों का प्रयोग किया, चुनाव आयोग को अपने साथ लेकर एसआईआर करवाया और वहाँ की मौजूदा सरकार को इस कदर घुटनों पे ला दिया कि उनको करारी हार का मुंह देखना पड़ा। चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए लगभग 90 लाख वोटर्स को लिस्ट से बाहर करने की साजिश रची और टीएमसी को भारी झटका दिया। तो ये मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल को जीतकर मोदी शाह ने वो हसरत पूरी कर ली जिसकी कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं ने की होगी, लेकिन उसको पाने में वो सफल नहीं हुए। मोदी शाह की जोड़ी ने इतिहास रच दिया पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाकर। लेकिन ये भी बात उतनी ही सच है कि दक्षिण में जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों ने भारतीय जनता पार्टी को अपने इलाकों में घुसने नहीं दिया, ऐसे समय में जबकि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी मजबूत संख्या बल, बाहुबल और धनबल में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ऐसे में साउथ की पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी को एंट्री नहीं मिल पा रही है। पिछले 12 साल से कोशिशें तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने बहुत की, लेकिन उनको सफलता बिल्कुल नहीं मिली। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए साउथ में कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा। कारण यह है कि 2029 को चुनाव होने वाले हैं और लोग यही अंदेशा व्यक्त कर रहे हैं या यूं चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह की जोड़ी देश में सफल नहीं होने वाली है, क्योंकि यह जनता भी समझने लगी है कि किसी तरीके से केन प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए जानी जा रही है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, जैसा कि पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को दिखाकर 28 लाख वोटरों को लिस्ट से बाहर कर दिया और उस पर सुप्रीम कोर्ट की जो रहस्यमयी चुप्पी है उस पर भी अब सवालिया निशान लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले चुनाव आयोग सामने आया और उन पर लगाम न कसते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो नाकामी दिखाई है, करोड़ों लाखों की संख्या में लोगों के वोट कट गए और सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी
अब लोगों को खलने लगे। अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत की राजनीति के बारे में, तो ये समझिए वहाँ पर क्षेत्रीय दलों का पिछले 50-60 साल से वर्चस्व कायम रहा है और वहाँ पर बाहरी जो नेशनल पार्टी हैं वहाँ उनके करने के लिए कुछ नहीं होता है। वहाँ के लोग केवल क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में पर ही विश्वास करते हैं, चाहे वो डीएमके हो चाहे या एआईएडीएमके हो। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की पार्टियाँ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े साउथ एक्टर और एक्ट्रेस के प्रभाव से चलती है। पहले करुणानिधि वो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, उन्होंने डीएमके पार्टी बनाई और वो काफ़ी सफल रहे। उनकी काफ़ी समय तक तमिलनाडु में सरकार रही। एमजी रामचंद्रन जो कि संगीतकार और डायरेक्टर थे, वो भी दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। उन्होंने एआईएडीएमके बनाई, काफ़ी समय तक उनका भी नाम अपने उसमें रहा, कई बार सरकार बनाई। उनकी सबसे ज़्यादा चर्चित जो सीएम एआईएडीएमके की रही वो जयललिता की थी। जयललिता साउथ की जानी मानी हस्ती के रूप में अभिनेत्री के रूप में जानी जाती थी। उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी कुछ काम किया, लेकिन जिस तरीके का प्रभाव तमिलनाडु में जयललिता का दिखा, उनकी लोकप्रियता और उनके जो समर्थक थे वो निष्ठा भाव से उनके जुड़े रहते थे। दिलचस्प बात यह है कि बहुत ज़्यादा वो अपने प्रदेशवासियों के साथ मुलाकात कम करती थी, लेकिन उनकी सरकार प्रदेश के लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए, उनकी हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर रहती थी। यही वजह थी जबकि जयललिता की डेथ होती है, उनकी मौत होती है, तो बहुत सारी उनकी महिला समर्थकों ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले अब समय में भी दक्षिण भारत की राजनीति में करने में अक्षम होगी, क्योंकि 2029 के बाद तक यहाँ की सरकार चुन ली गई है। सबसे बड़ी बात, दिलचस्प बात यह है कि एआईएडीएमके और डीएमके जो कि दो सबसे बड़ी प्रमुख दल तमिलनाडु के हैं, उनको इस बार चांस नहीं मिला है। इस बार सरकार बनाने का मौका नहीं मिला है। इस बार ऐसी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला जो कि 2 साल से कम समय में अपनी लोकप्रियता, अपनी नीतियों और अपने युवा चेहरे को लेकर जनता में विश्वास जगाने में सफल रहा। ये पार्टी 2024 में बनती है और दक्षिण भारत के सुपरस्टार विजय जो कि अपने प्रदेश में काफ़ी लोगों में उनकी फैन फॉलोइंग है, उनको लेकर लोगों को में बड़ा विश्वास था। 1.5 साल के अंदर उन्होंने अपने पार्टी को स्टैंड किया, अपनी पार्टी को मजबूत किया। खास तौर से युवा वर्ग उनकी राजनीति को लेकर काफ़ी प्रभावित दिखे। उनके एजेंडों में जो सामाजिक समरसता, न्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उनकी भावनाएं हैं, उनको देखकर खास तौर से युवा वर्ग उनसे काफ़ी अच्छी तरीके से जुड़ता नजर आया। आपको मालूम होगा कि उनकी फिल्मों में भी अक्सर भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ते हुए जो कैरेक्टर बनते थे, उसमें विजय ऐसे लोगों को अपने प्रभाव में लेते थे जो कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में सख्त एक्शन लेते थे। उनकी एक पिक्चर जननायक जो कि आने वाली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सेंसर बोर्ड के जरिए उनकी इस फिल्म का प्रदर्शन पर रोक लगा दी। ऐसे में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भी भारतीय जनता पार्टी के इस चक्र और कुचक्र और साजिश के खिलाफ में ट्वीट किया था। वहीं दूसरी तरफ देश के जाने माने नेता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपना ट्वीट करके विजय के समर्थन में अपनी बात रखी थी।
तो अब जबकि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में सबसे बड़ा राजनीतिक दल टीवीके रहा और उनके समर्थन के लिए कांग्रेस ने अपने हाथ बढ़ा दिए। ऐसे में जब सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद राज्यपाल के पास टीवीके के नेता पहुंचते हैं तो वहां के राज्यपाल ने पैतरेबाजी दिखाते हुए ये कह दिया कि पहले आप अपने समर्थक विधायकों की लिस्ट लेकर आइए, तब हम आपको सरकार बनाने का मौका देंगे। तो ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 5-7 सालों के लिए दक्षिण की ओर देखना भी उनके लिए बहुत मुश्किल का काम है। कारण यह है, जितनी मजबूत पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस समय है, आने वाले समय में वो हमेशा अब डाउनफॉल में ही जाएगी, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी के चौथी बार प्रधानमंत्री बनने के आसार बिल्कुल नहीं है। उनकी पार्टी के लोग भी अब उनको बनाने को तैयार नहीं रहेंगे, ऐसा अब प्रतीत होता है। राजनीतिक विशेषज्ञ भी यही कहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से पटाक्षेप होने वाला है, आसमान से अब वो फर्श पे आने वाली है। सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी परिस्थितियां कर दी हैं कि देश के संवैधानिक पदों पर बैठे लोग संविधान के हिसाब से न चलकर बल्कि पार्टी कार्यकर्ता बनकर भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार के पक्ष में काम करते दिखाई देते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हों, चाहे वो उपराष्ट्रपति हों, सीबीआई, ईडी और चीफ इलेक्शन कमीशन हो, सब के सब भारतीय जनता पार्टी के कारिंदे या पदाधिकारी के रूप में काम करते नजर आ रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का जो गोल्डन पीरियड था अब वो बीत चुका है। अब अस्ताचल की ओर उनकी पार्टी का रुख हो चला है।